मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की दशा और दिशा की। कारण हाल ही में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी के महासचिवों, प्रभारी महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, ए.के. एंटोनी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की इस अहम बैठक में भी राहुल गांधी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई, कई सवाल उठे। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लंबी कवायद के बाद अगला अध्यक्ष चुने जाने तक सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सभी प्रदेशों में मनाने का निर्णय लिया गया। महासचिवों, प्रभारियों की इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बूथ, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस प्रत्येक संभागीय स्तर पर 3 प्रेरकों की नियुक्ति करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने और उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत पर इस बैठक में खास जोर दिया गया। कांग्रेस शासित कई राज्यों में गुटबाजी और खींचतान को देखते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। इसलिए लोकमंच में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की दशा और दिशा की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक के बाद कांग्रेस की दशा और दिशा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उन्हें समझने के लिए कि आखिर इस बैठक के बाद कांग्रेस की दशा और दिशा किस दिशा में जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस कहां किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे समझने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक जी हमारे साथ हैं। निर्मल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तीनों खास मेहमानों से मैं कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस ने जो विपक्ष के रूप में अब तक भूमिका निभाई है और भविष्य की दृष्टि से कांग्रेस की जो रणनीति है वो क्या संकेत करती है, इसे समझने की कोशिश करूंगा। आलोक जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद लंबे समय तक कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिला, फिर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी को ही जिम्मेदारी दे दी गई। अभी एक महत्वपूर्ण बैठक सोनिया जी ने दिल्ली में बुलाई, इसके क्या मायने हैं? आप कांग्रेस की दशा और दिशा को कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि 77 में भी जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की थी उससे बदतर स्थिति इस समय दिखाई देती है। जबकि सीटें के हिसाब से अब कहें नहीं, केवल ये है कि जो कहीं दिशाहीन, जो आपने दिशा शब्द किया है, तो एक स्पष्ट दिशा हारने के बाद भी, पराजय के बाद भी, चाहे वो ब्रह्मानंद रेड्डी उस समय बने थे, आप जरूरी नहीं है कि सोनिया जी को आना पड़ता। ठीक है, एक समय में सोनिया गांधी भी, चूंकि वो इंदिरा गांधी के समय से राजीव गांधी के समय थोड़ा वॉच करती रही थी, राजनीति में भी बहुत बाद में आई, उनकी राजीव गांधी की हत्या के बाद भी। तो लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ठीक से जो लोगों को सबको जोड़ने में सफल रहे, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपने ऑफर किया, लेकिन उसके बाद अनिश्चितता बनाए रखने से पार्टी की जो साख है, चाहे विधानसभा चुनावों के बाद तो उनको विश्वास होना चाहिए था कि कई जगह हमारी सरकारें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा आत्मविश्वास डगमगाया। और इसलिए सोनिया गांधी ने, चूंकि पुरानी पीढ़ी के नेता भी बिल्कुल निग्लेक्ट फील कर रहे थे, पीढ़ियों का एक के बाद एक, चाहे वो संजय गांधी रहे हो, राजीव गांधी रहे हों, राहुल भी आए, तो एक तरह से पुरानी पीढ़ी को साथ में रखने के लिए लगा कि कहीं संभल नहीं पा रहे हैं लोगों से। और राहुल गांधी बिल्कुल अड़ गए थे कि भाई मैं नहीं कहूंगा, कुछ काम नहीं करना चाहता, अभी मैं वर्कर काम करूंगा। फिर संघर्ष का अब जो नारा सोनिया गांधी ने बैठक बुला के कहा है, लेकिन असली इसीलिए कहीं गड़बड़ लगता है क्योंकि अभी तक आपने बिल्कुल संगठन जहां चरमराया हुआ है, जब सत्ता में थे तब भी सोनिया गांधी कहती थी कि संगठन मजबूत होना चाहिए। अब वो आई हैं, उन्होंने कोशिश की, जहां सत्तारूढ़ सरकारें हैं, कल भी कुछ जगह प्रदर्शन हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये जिम्मेदारी अब सरकार की हो जाती है। जैसा आप मान लीजिए, दिशा कैसे तय करेंगे? आप अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, यदि वहां कोई भ्रष्टाचार का मामला रहा है पुराना भी, उसमें भी यदि पार्टी के लोग निकल करके आएंगे तो पता चला वहां लाठी गोली चलाएंगे तो अपने वर्कर पर गोली चला देंगे क्या जी? तो ये कहीं क्लियर। अच्छा, जहां सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन के बाद आदमी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अभी एक ऊपर से नेतृत्व की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको संभाला जाए, पटरी पर गाड़ी को लाने की कोशिश है। अभी ये कहना कि वो गाड़ी किधर
कौन सी पटरी पर आगे बढ़ेगी, ये अभी सवाल है। और इसीलिए, और आपने विषय इसलिए रखा कि सही है कि प्रतिपक्ष को एक बड़ी पार्टी के नाते उसका एक पूरा देश भर में उसकी एक अपनी पहचान रही। ये एक मजबूत प्रतिपक्ष हो या मजबूत या कमजोर प्रतिपक्ष दिखाई तो दे, लेकिन ऐसी स्थिति देश में होना किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मेरा ख्याल बीजेपी के लोग भी मानते हैं, अरे भाई किससे लड़े, अच्छा पहलवान होता है, वो कहता है अरे भाई ये कौन आ गया जो तो वैसे ही देख करके ही गिर जाएगा, तो उससे लड़ने का भी मजा नहीं होता है। तो मुझे लगता है ना, पहलवान दंगल अखाड़े से लेकर के और राजनीतिक अखाड़े तक स्थिति यह है कि सामने अभी कांग्रेस बहुत कमजोर है। जी निर्मल जी, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस के अंदर वैचारिक दृष्टि से अगर मैं कहूं, विचारधारा की दृष्टि से कहूं, संकट है, कांग्रेस में संगठन के स्तर पे संकट है, कांग्रेस में नेतृत्व के स्तर पे संकट है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पर सोनिया जी के नेतृत्व में इस बैठक में चिंतन हुआ कि जो कांग्रेस के सामने संगठन, विचारधारा, इन सब स्तर पे संगठन है, इससे कैसे निपटें। आप कैसे देखते हैं दशा और दिशा को? देखिए, कांग्रेस की इतनी, जैसे आलोक जी ने भी कहा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत सिर्फ लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से नहीं या संसद में संख्या बल के हिसाब से नहीं, वैसे भी जिस तरह का डिमोरलाइजेशन एक पार्टी के लोगों में है, वैसा इस तरह का पहले कभी नहीं था। इवन जब सोनिया गांधी आई थी अध्यक्ष के तौर पर सीताराम केसरी के बाद, तो उस समय भी उनके आने के 2-3 साल तक इस तरह की स्थिति बनी थी, पर इतनी खराब स्थिति तब भी नहीं थी जी। तो और सामने जो दूसरा जो उनका विरोधी दल है वो इतना मजबूत इससे पहले कभी नहीं था। कांग्रेस को कभी भी इतना मजबूत राजनीतिक दल का कभी पूरे उसके पिछले 70-72 साल में कभी भी कांग्रेस को इतने मजबूत विपक्ष का, विरोधी दल का सामना कभी नहीं करना पड़ा। तो उस स्थिति के चलते जो आज कांग्रेस में हालात बने हैं, जो एक हमको दिखता है कि एक बहुत बड़े भ्रम की स्थिति है कि पार्टी को किस तरह से आगे ले जाएं विचारधारा के स्तर पर या संगठन की मजबूती के स्तर पर, वो सारी चीजें इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने कभी संगठन पर अपने ध्यान दिया ही नहीं। कांग्रेस कभी भी कैडर की पार्टी कभी नहीं रही, किसी एक विचारधारा को लेकर के पार्टी कभी उसमें हर तरह की, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में हर तरह की विचारधारा के लोग शामिल थे। वही सब धीरे धीरे कांग्रेस में उन्होंने अपनी जगह संभाली हैं। तो वो स्थिति कभी कांग्रेस को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि उसको एक कोई कैडर बनाना चाहिए, अपनी एक खास विचारधारा को लेके उसको लोगों को पार्टी में रखना चाहिए, वो कभी नहीं हुआ। अब उसको, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक अब सबसे मजबूत स्थिति में है उसको सामना करना पड़ रहा है, तो ये अलग अलग तरह के विचार उनके पास आ रहे हैं कि किस तरह से इससे निपटा जाए। पर मेरा ये मानना है कि अभी भी कांग्रेस ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए ठीक है, पर कांग्रेस कभी भी इस तरह की स्थिति में जब भी वो विपक्ष में होती है तब ये सुझाव आते हैं। ये पहले एक बार राजीव गांधी के समय में भी ये आ चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निपटने के लिए हमको संघ के पैरेलल, संघ की तरह का ही एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कभी सेवा दल को मजबूत करने की बात होती है कि सेवा दल की वर्किंग थोड़ा ठीक की जाए, उसको अलग किया जाए, कुछ नए इनोवेशन उसमें हो। कभी एक सद्भावना के सिपाही संगठन बनाने की बात होती है। सीताराम केसरी जिस समय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की जो बैठकें होंगी वो रामधुन से शुरू होंगी, पर वो हुआ कभी नहीं। तो ये सारी चीजें जब उस पर संकट आता है तो इस तरह के सुझाव आते रहते हैं। अभी भी जो वो प्रेरक का आया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, उस पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है और वो हो भी नहीं सकता। तो ये सब चीजें क्योंकि एक बड़े संक्रमण काल से आप कह सकते हैं उसको, उससे कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। तो उसमें ये जितनी भी चीजें आएंगी, इस तरह की चीजें, जब तक कि उसको, ये सब चीजें डिस्कशन के लिए ठीक हैं। पार्टी कभी आंदोलन वाली पार्टी नहीं रही इतने लंबे समय तक, क्योंकि सत्ता में रही तो उसको कभी आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोनिया गांधी जिस समय यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी हर 6 महीने में कहती थी कि आंदोलन होने चाहिए, जो मंत्री हैं उनको कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। कोई मंत्री, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, सांसदों से नहीं मिलता था। तो वो एक कहना एक अलग है, उसको जमीन पे उतारना एक बहुत ही बिल्कुल ही अलग बात है। और कांग्रेस उस मामले में बहुत ही आराम वाली पार्टी, सत्ता वाली पार्टी रही है वो, इसलिए उनको संगठन को किस तरह से सड़कों पे आंदोलन करके किसी राजनीतिक दल को, जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है, वो उनको आने में अभी मुझे लगता है अभी और समय लगेगा। और दूसरी तरफ आप कंपैरिजन करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष वो अभी 55 साल की उम्र के आसपास है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उसकी सबसे बड़ी राइवल पार्टी है वो 75 के आसपास है।
तो ये जो गैप है सोचने में, एज कार्य क्षमता के तौर तरीके में, वो बहुत कांग्रेस उस मामले में अभी बहुत पीछे है। जी अजय जी, आपको कैसी दशा और दिशा लग रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मेरा मानना यह है कि मनोज जी 1989 के बाद लगातार कांग्रेस गिरती चली गई और उसके बाद कभी बहुमत में आई नहीं। कांग्रेस ने समस्या वहां खड़ी हुई, मैं समझता हूं कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उस समय नीति और रणनीति को हमको अलग करना पड़ेगा। कांग्रेस ने रणनीति बनाई चुनाव जीतने की, नीतियों को छोड़ दिया। नीतियों बैकग्राउंड में चली गई और जैसे तैसे मिल करके सत्ता में आना, यही लक्ष्य रहा और वो सोनिया गांधी उसमें कामयाब रही। पचमढ़ी का जो कांग्रेस का शिविर हुआ, उस शिविर में तय हुआ था कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, क्योंकि 89 के बाद कभी बहुमत में आई नहीं थी। तो 98 में 9-10 साल के बाद कांग्रेस ने इस पर विचार किया और अच्छा मंथन हुआ। 3 दिन का मंथन हुआ और 3 दिन के मंथन में विषयों पर मंथन हुआ और उसमें निकल के आया कि गठबंधन की राजनीति बंद की जाए और पार्टी को खड़ा किया जाए, संगठन को खड़ा किया जाए। लेकिन 2003 में 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी और उसका नतीजा यह निकला कि शिमला में उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और उसमें पूरी नीति बदल दी। नीति नहीं, वो रणनीति थी चुनाव जीतने की और उसमें वो कामयाब रहे। तो नीतियों के मामले में मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय आजादी लक्ष्य नहीं था, धीरे धीरे आजादी लक्ष्य बना। तो इसी तरह जो कांग्रेस की नीतियां पहले रही, उस नीतियों को में समय समय पर विचार विमर्श होना चाहिए, समय समय पर उसमें बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस ने जैसे शुरू में बदलाव किया, विभिन्न नीतियों पर बदलाव किया, प्रीवी पर्स थे, कांग्रेस के समय प्रीवी पर्स थे, कांग्रेस ने ही किए थे, लेकिन उसको प्रीवी पर्स को बाद में बदला। तो अभी स्थिति यह हो गई है कि देश की अपेक्षाएं कुछ और हैं, कांग्रेस की सोच कुछ और है। कांग्रेस अपने आप को नई स्थितियों के मुताबिक ढाल नहीं रही। सबसे पहले जरूरी यह है कि कांग्रेस जनता के साथ तारतम्य तो बनाए, और तारतम्य तब बनेगा जब जनता की बात को सुना जाएगा और जनता क्या चाहती है उसी हिसाब से करा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो सत्ता में क्यों आई है, उनके क्या नीतियां थी और क्या हमने वायदे किए हैं जिससे उनका वोट बैंक आकर्षित हुआ, और उस एजेंडे को वो लागू कर रहे हैं। पहले ही सत्र में देखिए उन्होंने भाजपा के एजेंडे को लागू किया जी, संसद के पहले सत्र में। लेकिन कांग्रेस का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि वोट बैंक कैसे बने, चुनाव कैसे जीतें, उसी पर आधारित सारी चीजें रही। अब देखिए कि यूपीए सरकार जब सत्ता में आई तो मनरेगा दिया गया, फिर फूड सिक्योरिटी दिया गया, तो वो लक्ष्य सिर्फ वोट बैंक था और कुछ नहीं था। और पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस टूटी थी, जब अर्जुन सिंह और नरेंद्र तिवारी अलग हुए, तो उस समय नरसिम्हा राव के खिलाफ एक वातावरण बनाया गया। और सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी तो मुझे लगता है कि ये जो सारा कॉकस था, उन्होंने सोनिया गांधी के दिमाग में ये भरा कि क्योंकि मुस्लिम हमसे खफा हुआ है, इस वजह से हम सत्ता से बहुत दूरी पर हैं। 96, 98, 99 के चुनाव लगातार हारे, तो एक मुस्लिम प्रस्ती पार्टी के अंदर आई और उसका रिएक्शन हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पहले सत्ता में आई और फिर दूसरी बार सत्ता में आई, अब पार्टी को, कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए कि क्या सिर्फ मुस्लिम बेस्ड राजनीति करनी है उसको, या जन भावनाओं के अनुसार राजनीति करनी है। अब देखिए 370 के मामले में क्या हो रहा है। 370 को मुस्लिम विषय बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल परसों जो है आनंद शर्मा का जिस प्रकार बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं ले रही है 370 को, तो वो फिर वही बात जो जनता को बुरी लगती है, जिससे जनता का रिएक्शन होता है। इस चीज को कांग्रेस जब तक नहीं समझेगी, अपनी नीतियों में नए सिरे से बदलाव नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस जमीन में खड़ी नहीं हो सकती। आलोक जी, देखने वाला मैं बात नीतियों की करूं तो नीतियों में देखने में यह आ रहा है, जो बात अजय जी ने कहा कि देश कुछ चाहता है, कांग्रेस पार्टी कुछ और करना चाहती है या कुछ और सोचती है। मसलन अगर 370 की हम बात करें तो 370 पर जो स्टैंड हुआ वो सदन में सबने देखा कि विपक्ष के कई दलों ने भी आगे बढ़ के सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी ने भी 370 पे सरकार को समर्थन दिया क्योंकि यह देश का मुद्दा था। मैं ये समझना चाहता हूं, कांग्रेस की नीतियों में हमें कई बार
टकराव दिखाई देता है, पार्टी के भीतर से ही टकराव दिखाई देता है। क्योंकि अगर नीतियों पर ही टकराव है, मसला अगर 370 की बात करूं तो जनार्दन द्विवेदी जैसे कांग्रेस के नेता खुल के विरोध उन्होंने किया। तमाम कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जो 370 के मुद्दे पे अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं हमको। आप नीतियों में टकराव के मुद्दे पर आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, जम्मू कश्मीर को मैंने 370 तो इसलिए है कि जो जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति को लेकर के जो क्रांतिकारी बदलाव आया, और ऐसा नहीं, आप यदि पुराने भाषण देखें तो उस समय भी कांग्रेस के लोग कई सहमत थे कि इस तरह की चीज खत्म हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह थी। उसके बाद भी कांग्रेस, इसलिए मैं तो दूसरा कहूंगा कि कांग्रेस विचारधारा नहीं, उसकी जो मूल विचारधारा थी उससे ही हट गई है। असली समस्या तो वो आई है, ये समझना। दिशा तो आप बाद में, मैं तो कह रहा हूं पहले से जो दिशा तय थी आपने उससे भी सेकुलर, जैसा अभी अजय जी कह रहे थे, सेकुलरिज्म को यदि था तो उसमें तो ये नहीं था कि आप जनविधारी कहने की जरूरत है कि मैं बिल्कुल। आप कल मध्य प्रदेश में 1000 संतों को बुला, जिस समय बाढ़ में कई शहर बिल्कुल डूबे हुए हैं, उस समय आप खाली साधुओं को बुला के, वो भी कंप्यूटर बाबा या सो कॉल्ड जो भी बाबा हैं, आप उनको बुलाकर कर रहे हैं, तो आपकी नीति कहां है? यहां आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हम खुश करना है, वहां तो मुस्लिम ही छोड़िए, आप तो हिंदू भी उससे खुश नहीं होगा। मुझे लगता है कौन बाबा आ गए भाई, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिशाहीनता इस हद तक है। और जम्मू कश्मीर जैसे गंभीर देश में दुनिया जिसका समर्थन कर रही है, वहां कांग्रेस ने जो काम ये किया है, ये इतनी बड़ा उनका कहना चाहिए कि वो अपराधी मानेगी जनता, तो जनता के दरबार में उसे गलत माना जाएगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। और ये ठीक है, 2-4 नेताओं ने खुल के विरोध किया, कई लोग चुप बैठे रहे। मेरा ऐसा मानना था कि देखिए, यदि कई बात ऐसी थी, वैचारिक मतभेद आज नहीं है। नेहरू के समय में या इंदिरा गांधी के समय का आप देखिए, एक सोशलिस्ट फोरम होती थी, नेहरू फोरम। आज भी मैं मानता हूं कि मतभिन्नता किसी भी दल में डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। अब अभी भी कहा जाता है विरोध करें, हाँ, लेकिन विचारधारा कुछ मामलों में तो एक होगा ना, उसके लिए राष्ट्रीय सहमति होती है। नेहरू और सोशलिस्ट फोरम होते हुए भी यशपाल कपूर थे, उधर केशव देव मालवीय वगैरह होते थे, तो उस समय लोग अलग विचार कि हम इसको लेफ्ट ओरिएंटेड रखना है। बाद में जब नीति तय हो जाती थी तो सब एक बात करते थे। आज तो स्थिति यह है कि हम मान रहे हैं कि नहीं, पब्लिक को ही नहीं बता सकते आपकी क्या है। वो सिंधिया कुछ कह रहे हैं, चूंकि वो कश्मीर से करण सिंह जी के मतलब परिवार के सदस्य भी एक तरह से हैं, तो वो उनका एक अपना कारण हो सकता है, कुछ किसी के लिए कुछ और कारण हो सकता है, किसी को लगता है मुझे मुख्यमंत्री नहीं या प्रधानमंत्री, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो एक व्यक्तिगत, फिर जहां अभी मैं नहीं मानता कि संगठन नहीं था। राजीव गांधी के समय में, मनोज जी आप भी पुराने पत्रकारों में से, इनको भी याद होगा जी को, एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे मॉनिटरिंग होगी, उससे एक संगठन। पहले कांग्रेस यदि कमजोर भी थी तो एक हर जगह से बुराई बताने वाले कि कहां आपकी सरकारें काम नहीं कर रही है। मैं मानता हूं बीजेपी में ऐसा है कुछ नेटवर्क, चाहे वो संघ के लोग करें या दूसरे लोग करें, जो पार्टी भी ऐसी होगी। आपने अपने यहां जहां सत्ता में भी आए 6-8 महीने हो गए हैं, वहां तो मंत्री ही चिल्ला विरोध कर रहा है, विधायक रो रहे हैं, तो आप उनका ही फीडबैक नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रॉब्लम आ गई। विचारधारा जो आपने कहा नीति में, चाहे वो तलाक वाला मुद्दा जी, 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा तो मुस्लिम मुस्लिम महिलाएं यदि वोट देती हैं, और या मेरे परिवार में भी जो आप जागरूक लोग हैं वो पसंद करते हैं कि ठीक है कानून बदल रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं ऐसा कोई मुस्लिम ऐसे जो सही लोग हैं उनका कोई विरोध सामने नहीं आया। इनकी पार्टी में जहां मतलब वो लोग हैं उसको लेकर के अच्छा बहाना कुछ बनाया, हम समर्थन कर रहे हैं, इसमें ये सजा नहीं होना चाहिए, ये नहीं। आप यदि उसको पहले स्वीकार करके फिर सरकार को परस्यू करते, कुछ और उस पर कोई सुविधा हो सकती है या लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। आज जैसा मैंने कहा कि जो जन की समस्याएं हैं उनको लेकर के भी कांग्रेस, अभी को छोड़ दीजिए ना, आज तो 5 साल या 10 साल भी, राहुल गांधी तो तब भी सांसद थे ना सत्ता में रहते हुए। आप बता दीजिए कोई रिकॉर्ड, जब उन्होंने केवल उसको छोड़ दीजिए प्रेस क्लब वाला, बाद में तो लालू से ही समझौता किया, वरना सही बात यह है कि आप उसके पहले किसी नीतिगत मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के अपनी सरकार में रह के कोई फायदा दिलाया हो मनरेगा का। बल्कि सही बात तो यह कि महात्मा गांधी रोजगार योजना में बीजेपी सरकारों ने ज्यादा सही ढंग से काम करके उसका लाभ ले लिया। यदि काम लोगों को मिलेगा तो ठीक है, रोजगार मिला तो ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोगों या मध्य प्रदेश के लोगों ने या राजस्थान में 15 साल इसलिए राज किया ना। योजना चाहे आपकी हो, आपकी सरकारों ने गलती करते गए तो वो बिल्कुल ही पिट गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस की दशा में संगठन न होना, और संगठन जहां थोड़ा सत्ता में रहते हुए न वो ये तय कर पा रहे हैं कि हम विरोध करना है या हमें समर्थन करना है। वो ये तो लगता है कि हम कब तक कमलनाथ जी रहेंगे, कब तक अशोक गहलोत रहेंगे, यदि यही माला जपेंगे। बल्कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा बहुमत है, वहां भी लोग कहने लगे हैं जी कि साहब इनके लिए भी कोई दूसरा खड़ा हो सकता है क्या, संभावना टटोल रहे हैं, अभी जल्दी नहीं है। लेकिन दूसरी जगह तो लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब उसमें किसको दोष देंगे, हमें आपको या बीजेपी को? दोष तो अपना उनका है, जिनको उनको देखना चाहिए। जी निर्मल जी, नीतियां किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होती हैं। संगठन और नीति, इन्हीं से संगठन कोई आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पर एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें कांग्रेस के भीतर ही टकराव देखने को मिलता है। शशि थरूर जी कुछ कहते हैं,
अधीर रंजन जी कुछ कहते हैं, जनार्दन द्विवेदी जी कुछ कहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ कहते हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व लगभग खामोश नजर हमें आता है। धारा 370, ट्रिपल तलाक, 3 ऐसे जो राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं उन पे भी राष्ट्रीय नेतृत्व चुप नजर हमको आया। ये स्थिति कांग्रेस का क्या संकेत करती है आपकी नजर में? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस में किसी एक विचारधारा का प्रभुत्व कभी नहीं रहा, कोई भी एक विचारधारा कभी भी हावी नहीं रही उस पर। वही स्थिति अभी भी है। और लेकिन अभी ये कम इसलिए दिखता है, कमजोर इसलिए दिखता है, ये केओस इसलिए दिखता है क्योंकि लीडरशिप कमजोर है कांग्रेस में। जो लास्ट लीडरशिप मुझे लगता है जो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी मासेज में, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के बाद से ये टेम्पररी लीडरशिप, एक काम चलाओ नेतृत्व चल रहा है, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, चाहे सीताराम केसरी हो, सोनिया गांधी या राहुल गांधी। ये एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे पर वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस अध्यक्ष जो रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी थी। ये सारे के सारे लोग एक तरह से, सिर्फ सोनिया गांधी या राहुल गांधी को भी आप उस तरह से राजनीति के नहीं कह सकते। नरसिम्हा राव जरूर थे, लेकिन नरसिम्हा राव को जनता का समर्थन तो नहीं था। तो वो एक जो लीडरशिप वैक्यूम पिछले 3 दशक से बना हुआ है, एक कोई मजबूत लीडर कांग्रेस में नहीं बन पा रहा है, उसका खामियाजा पूरे उसकी विचारधारा को भी, उसके संगठन को भी, और उसकी जो दूसरे नेताओं की प्रदेश में जो उनके सत्ता में आने की कोशिश है उनको भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं है नेतृत्व, और प्रदेशों के स्तर पर भी बहुत लिमिटेड राज्य रह गए हैं जहां उनके पास मजबूत नेता हैं। तो और सत्ता की पार्टी वो पहले से रही है। तो जब लोगों को लगता है कि ये सत्ता में आने वाली नहीं है, और कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसी का आप उदाहरण अगर देख लें तो पिछले कितने 3 दशक तो हो गए वहां पे कांग्रेस को सत्ता से बाहर, कितने कार्यकर्ता बचे होंगे। तो जब सबसे बड़े प्रदेश में आपका ये हाल है तो बाकी जगह की स्थिति, तो ये सारी चीजें, और पिछले कुछ समय में जो राजनीति बदली है वो व्यक्ति केंद्रित हुई है। लोग अब एक लीडर देखना चाहते हैं कि हम किस लीडर की पार्टी को वोट दे रहे हैं। हो सकता है ये आगे चेंज हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर उसमें चेंज नहीं आता है, हमारे लोगों के विचार भी बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरह का रहेगा, पहले नहीं था। पर लोग अभी देखना चाहते हैं, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो। अब उसमें जब वो तुलना करते हैं तो उनको कांग्रेस में कोई नेता नहीं दिखता। तो वो चीजें उसकी विचारधारा में भी झलक रही हैं। जब लीडरशिप कमजोर, सेंट्रल लीडरशिप, हम बेसिकली कार्यकर्ता भी प्रदेश में किसकी, कमलनाथ एक का किसी का बंधुआ मजदूर होके वो नहीं रहना चाहता जी। तो वो देखता है कि और कौन कौन, जब उसको सेंटर में कोई नहीं दिखता जो कमलनाथ पे अंकुश लगा सके या अशोक गहलोत पे अंकुश लगा सके, तो वो अशोक गहलोत की चमचागिरी करने लग जाएगा या कमलनाथ की करने लग जाएगा। फिर वो राहुल गांधी की क्यों सुनेगा या सोनिया गांधी की क्यों सुनेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, और उसी के, मुझे लगता है कि उसी के चलते, क्योंकि एक केंद्रीय नेतृत्व उस तरह का नहीं है कांग्रेस के पास अभी, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें उसके सामने आ रही हैं। न संगठन मजबूत हो रहा है, न सत्ता में कोई सुन रहा है। जी निर्मल जी, बिल्कुल कांग्रेस के सामने नेता और नीति, इन दोनों की चुनौती है। सबसे पार्टी आरएसएस को लेकर तमाम सवाल उठाती है, लेकिन उसकी कार्यशैली पर उसकी एक नजर रहती है, और उसी की तरह जैसे आरएसएस में प्रचारक होते हैं वैसे ही उनके यहां भी विचार शुरू हो जाता है कि क्यों ना प्रेरक बना लिए जाएं। क्या इस तरह की नकल करने से क्या कोई संगठन खड़ा हो सकता है? अजय जी, बात एक प्रेरक की, क्योंकि एक खबर निकली है, अभी कंफर्म नहीं है खबर ये, लेकिन चिंतन हुआ है कांग्रेस में, विचार विमर्श हुआ है कांग्रेस में कि जिस तरह से आरएसएस में प्रचारक होते हैं जो अपना पूरा जीवन लगाते हैं संगठन को बनाने में, विचारधारा को बनाने में, उस तरह कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के प्रेरक बनाए जाएं। ऐसे पहले भी प्रयोग करने की कांग्रेस ने कोशिश की, जैसा निर्मल जी ने बताया, लेकिन क्या जब कार्यकर्ता का ही समर्पण नजर नहीं आएगा, नेता नजर पार्टी में आएगा नहीं, पार्टी की नीतियों में टकराव होगा, तो ये प्रेरक क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं, ये निर्मल जी ने भी पहले कहा। कैडर बेस्ड पार्टी बनाने के लिए आपको पूरा मंथन करना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं कि आप होल टाइमर रख दें और फिर वो वहां पर काम करने चले जाएं, तो फिर वो एम्प्लॉय जैसा हो जाएगा। जैसे जर्नलिज्म का हाल हुआ है कि एक समय में जर्नलिज्म जो है वो मिशन हुआ करती थी, अब जो है वो एक रोजगार हो गया है। तो कांग्रेस में जब तक ये चीज पैदा नहीं होती कि विचारधारा में क्या क्या चीजें, मुद्दे हैं, क्या डिफरेंस है बीजेपी से, क्या डिफरेंस है आरएसएस से, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं होती, आलोचना करने से कोई संगठन खड़ा नहीं होता है।
आपको कैडर बेस्ड पार्टी बनानी है तो फिर आपको कैडर को पहले तैयार करना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। संघ में प्रचारक कोई ऐसा ही नहीं बन जाता, उसको लगातार 3 साल ओटीसी करनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रचारक बनता है। क्या इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस एक ही बार में चुटकियों में खड़ी कर देगी? ऐसा संभव नहीं लगता है। और उससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस खड़ी हो सकती है, उसे पहले मंथन करना पड़ेगा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनसे क्या गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का जो फायदा बीजेपी ने उठाया उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए। जैसे आलोक जी ने एक विषय दिया कि 370 पे ट्रिपल तलाक पे ये बहाना बनाया गया कि इसमें इसको क्रिमिनल क्यों किया गया है और उसके लिए विरोध किया गया, लेकिन मैसेज तो गया ना कि ट्रिपल तलाक के आप खिलाफ हैं। इसी तरह 370 में ये कहा गया कि 317 हटाना तो ठीक है, इस पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। तो लेकिन मैसेज तो आपका यह गया ना कि आप तो 370 के टिके रहने का समर्थन करते हैं। तो ट्रिपल तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने पिछली टर्म में लिया था। क्या कांग्रेस ने ऐसी कोई बैठक की जिसमें सारे प्रदेशों के नेताओं को बुलाकर के उनसे विचार विमर्श किया जाए और उनकी राय ली जाए कि उनकी ट्रिपल तलाक पर क्या राय है, 370 पर उनकी क्या राय है? अगर ये सब कर लिया होता तो हो सकता है कि कांग्रेस के बीच में से ही आवाज निकलती और ट्रिपल तलाक पर जो है उनका नजरिया बदल जाता कांग्रेस का। इसी तरह 370 पर नजरिया बदल जाता कांग्रेस का। कांग्रेस देखिए, शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू ने 370 ऐड करवाया था। कांग्रेस आज भी शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी है और डॉक्टर करण सिंह, जिनके पिता हरि सिंह ने उस समय विलय किया था, उसके साथ कांग्रेस आज भी नहीं खड़ी है। हरि सिंह के साथ कांग्रेस उस समय भी नहीं खड़ी थी। तो वहीं की वहीं खड़े रहना। नहीं, मैं अजय जी ये समझना चाह रहा हूं कांग्रेस खड़ी किसके साथ है। 370 पर वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। चिदम्बरम साहब जैसे उसके नेता कहते हैं क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा मसला है इसलिए 370 पर फैसला लिया। तो कांग्रेस खड़ी किसके साथ है? नहीं, तो अब देखिए ना, कांग्रेस के किस नेता ने ये निर्णय किया कि 370 पे हम विरोध करेंगे? किस नेता ने ये निर्णय किया? कहीं कोई बैठक हुई, कहीं कोई विचार विमर्श हुआ? अगर चिदम्बरम कहते हैं या गुलाम नबी आजाद ये कहते हैं कि मुस्लिम की वजह से हमने किया, तो इसका मतलब पार्टी को कौन चला रहा है? मंथन तो नहीं हो रहा ना। ज्योतिरादित्य से तो किसी ने बात नहीं की, सचिन से बात नहीं की, हुड्डा जी से बात नहीं की। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में विजन नहीं है। अब हुड्डा जी को देखिए, हुड्डा जी ने 370 पर एकदम अपना स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय सही है। और अभी ताजा देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम हरियाणा में भी एनआरसी लागू करेंगे। हुड्डा जी ने तुरंत कह दिया कि हाँ, मैं समर्थन करता हूं, इसका करेंगे। तो विजन वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड एनआरसी पर दूसरा है। ऐसा तो नहीं है हुड्डा जी भी कहीं दूसरा रास्ता कुछ देख रहे हो? नहीं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं आज की डेट में, वो विधायक दल के भी नेता हैं आज की डेट में वो। और अभी हाल ही में तो कांग्रेस का उनके साथ जो पहले बात चल रही थी कि वो शायद पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, तो वो तो एक पैचअप हो गया है। तो उसके बाद की बात बता रहा हूं, कल का बयान है हुड्डा जी का। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो आलोक जी ने कहा कि विभिन्न तरह के मत हैं, लेकिन उन मत पे आके विचार विमर्श होना। कांग्रेस में पहले विचार विमर्श होता था, अलग अलग राय होती थी, सोशलिस्ट विंग होता था, लेफ्टिस्ट विंग होता था, हिंदुत्व वाला विंग भी होता था, और वो अपनी अपनी बात कहते थे। फिर बैठकों में निर्णय होता था और निर्णय में जिस विषय पर जो निर्णय हो जाता था उस पर सारे काम करते थे। लेकिन यहां तो विचार ही नहीं हो रहा, विषय ही जो है 2 या 3 नेता तय कर लेते हैं। जैसा आपने कहा, चिदम्बरम जी ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने तो साफ साफ कहा। उन्होंने तो जब ये 370 का नहीं आया था उससे एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस है 370 खत्म नहीं होने देंगे हम। तो अब एक ही स्टैंड को लिए रखना पुराने को, और जनता क्या चाह रही है उस पर विचार विमर्श नहीं करना, तो कांग्रेस की जो ये गति हुई है उसका कारण ये है कि कांग्रेस बहुत पिछड़ी रह गई। और पिछले 10 सालों में जब उनकी सत्ता थी, उस सत्ता के दौरान उन्होंने जिस प्रकार मुस्लिम प्रस्ती की, जिसका रिएक्शन जनता में हुआ, और उसी रिएक्शन में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। वाजपेयी जी के समय तो नहीं आई। वाजपेयी जी के समय इतना मुस्लिम तुष्टिकरण उभरकर सामने कांग्रेस का नहीं आया था। अब इस 10 सालों में मुस्लिम तुष्टिकरण उभरकर सामने आया और हिंदू आतंकवाद की बात कही गई, संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार कहा गया। ये सब बातें थी जिसने रिजेक्ट हुई पब्लिक। तो पब्लिक क्या सोच रही है, 80% जो हिंदू है वो क्या सोच रहा है, इसके बारे में कांग्रेस का विचार नहीं करेगी
तो अगर कांग्रेस विचार नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा। क्या कांग्रेस पार्टी पे निर्मल जी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप पहले भी लगते रहे हैं? और जैसा मैंने कहा कि एक चिदम्बरम साहब ही नहीं है, कई नेता पार्टी के हैं कि जब भी कोई सामाजिक स्तर का मुद्दा आता है, 3 तलाक का मुद्दा आया, कह दिया गया साहब बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए ऐसा कानून बना रही है, कश्मीर में मुसलमानों का मुद्दा है इसलिए 370 हटा रही है। मतलब जो समाज के और राष्ट्र के मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उसे मुस्लिम तुष्टीकरण के चश्मे से ही देखेगी, क्या ये स्थिति क्या दिखाती? इसकी तरफ अजय जी इशारा बार बार कर रहे हैं। देखिए, ये सारी जो वो शुरू हुआ है, ये अयोध्या में मंदिर का ताला खुलने की वजह, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय ये शुरू हुआ। उन्होंने किसकी सलाह से खोला, किसी से सलाह ली या नहीं ली, वो सब एक अलग बात है। पर उसके बाद से ये शुरू हुआ कि कांग्रेस उस समय हिंदुओं को खुश करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने अयोध्या में वहां ताला खुलवाया। उसके बाद फिर बाबरी कांड हुआ, उस समय यह आरोप लगा कि कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ के वहां मस्जिद गिरवा दी। और उसके बाद मुसलमान ने, जो मुस्लिम वर्ग था, उसने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया। दूसरी रीजनल पार्टीज जो भी थोड़ा मुस्लिम परस्त हो सकती थी, उन्होंने उनको अपनी पहली पार्टी माना और कांग्रेस को उन्होंने पीछे कर दिया। कांग्रेस 92 के बाद से इसी उधेड़बुन में, मुझे लगता है कि उसके बाद ही कांग्रेस में ये इस तरह की खुल करके एक मुस्लिम अपीसमेंट वाला वो शुरू हुआ कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय को वापस अपने साथ जोड़ा जाए। और उसके लिए तमाम तरह की कोशिशें उन्होंने की। नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने अनाउंस किया कि हम मस्जिद वहीं पर बनाएंगे, तो वहां से ये शुरू हुआ। और उसका फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार वापस आई केंद्र में, तो उस समय इस तरह की योजनाएं भी, जिसमें अब उसको आप चाहे वोट बैंक की योजनाएं कह लें या किसी, लेकिन उनका परसेप्शन यही बना कि कांग्रेस एक वर्ग को खुश करना चाह रही है। और उस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो अल्पसंख्यक हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से कहा हो कि जो भी अल्पसंख्यक, क्योंकि एक मुस्लिम अल्पसंख्यक तो नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम के लिए तो नहीं कहा था, पर उसका परसेप्शन यही बना कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर ध्यान दे रही है और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। और अभी तक वो परसेप्शन उनका ठीक नहीं हुआ है। तो उस संकट से कांग्रेस लगातार जूझ रही है। और दूसरा फिर उसकी लीडरशिप, ये सारी काबिलियत होती है कि आपका नेतृत्व किस तरह का है। जनता नेतृत्व को देखती है। आपके नेतृत्व में इस तरह की काबिलियत नहीं है कि आप समझा सकें कि नहीं, हमारी आइडियोलॉजी ठीक है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ज्यादा ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका एक अपना खास कैडर है जो एक तरह की विचारधारा को समर्थन देता है और उसके लिए लड़ता झगड़ता है। कांग्रेस का उस तरह का नहीं है। पर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को मजबूती देने के लिए क्या किया? पिछले आप अगर 10-15 साल में कोई भी एक भी आंदोलन अगर आपको याद हो तो आप, मुझे तो याद नहीं आता कुछ कभी कोई निकला हो। मुझे सोनिया गांधी ने मेरे ख्याल से एक पदयात्रा, अगर उसको पदयात्रा कहें आप, एजिटेशन 2004 से पहले किया था, वो शायद एआईसीसी से आईटीओ तक का था या आईटीओ से एआईसीसी तक का था। वो एक उनका संघर्ष था। उसके अलावा कितने इस तरह के आंदोलन कांग्रेस ने किए हैं प्रदेशों में या देश के व्यापक स्तर पर, वो कभी नहीं हुए। उसमें कैसे पब्लिक आपको मान लेगी? भारतीय जनता पार्टी को तो अभी भी 40% वोट मिल रहा है ना, या 45% वोट मिल रहा है। अगर आप हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट भी कहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो धारणा यही है कि वो हिंदुओं की पार्टी है और हिंदू हित को वो आगे बढ़ करके उसको करना चाहती है। तो उसको सिर्फ 40% ही वोट क्यों मिल रहा है? फिर तो 80% या 70% वोट मिलना चाहिए था। पर ऐसे लोग हैं ना जो उससे सहमत नहीं है, तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है या दूसरा अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं? तो ये लीडरशिप की लेवल पे एक क्लियर कट आपकी सोच नहीं है किस तरह से लोगों को अपने साथ लाएं, किस तरह से कार्यक्रम बनाएं उनके लिए। सिर्फ भगवान भरोसे हैं कि किसी दिन नरेंद्र मोदी गलती करेंगे और हो सकता है फिर से जैसे 2004 में हमें सत्ता मिल गई थी, वैसे ही हो सकता है 2019 में या 2024 में फिर से हमारे 2024 में नहीं आएगी तो 2030 में आएगी जी। तो वो एक सोच जब तक निकलेगी नहीं तब तक कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ट्विटर से या ऑफिस में बैठ के नहीं चलती है। उसके लिए आपको सड़क पे निकलना पड़ता है, लोगों को साथ जोड़ना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। वो कांग्रेस में वो
अभी आज की तारीख में वो चीज दिखती नहीं। नहीं, सोनिया गांधी जी ने इस पर भी जोर दिया है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव कहना अलग है, कहने की बात अलग है, लेकिन उसके बाद से कितने, उसको 10 दिन तो हो गए, जी, कितने आपने एजिटेशन देख लिए या कितने लोग आंदोलन, कोई आंदोलन की रूपरेखा मिली आपको? जी, कोई ट्विटर पर तो नहीं दिखी मुझे, फेसबुक पे भी नहीं दिखी कोई मुझे। लेकिन आलोक जी, अगर बात मैं करूं विचारधारा की, हमने कांग्रेस की बात की, नीतियों की बात की, नेतृत्व की बात की, और आप तीनों ने ये कहा कि इन तीनों ही मोर्चों पे कांग्रेस में एक साफ संकट दिखाई देता है, नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है, नीति का अभाव दिखाई देता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी भर कस्में खाई राजनीति की, लेकिन अभी भी हाल देखें कि इस बैठक में चर्चा इस पे भी हुई कि महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है उसको सभी प्रदेशों में मनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी पिछले 1 साल से 150वीं जयंती महात्मा गांधी की मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, और पार्टी ने, सरकार ने, बीजेपी ने पहले से ही लक्ष्य तय कर रखा है कि अक्टूबर में क्या करना है, प्लास्टिक मुक्त देश को बनाना है। कांग्रेस पार्टी जो अपने नेता उसके रहे, जिससे उसकी पहचान रही, लगता है उसको भी खो रही है। मनोज जी, आपने जो बात कही ना गांधी के सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस का संविधान, मुझे वैसे कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सही हो सकता है कि यदि कोई आप कभी इंटरव्यू करने जाए राहुल गांधी का, उनसे पूछें कि कांग्रेस के संविधान में क्या क्या चीजें लिखी है, तो हो सकता है उनको भी शायद पूरा याद न हो। तो स्थिति तो यह है कि उनके सिद्धांतों को अपने ही पार्टी के, महात्मा गांधी के, आप हमारे साथी रहे हैं पुराने, उन अखबारों में हमने जो छापा, गांधी वांग्मय, जब उनकी सत्ता थी यूपीए की, तब भी सरकार से छपना था, वो भी आधा छपा, फिर वो नहीं हुआ, फिर कहाँ गया, ने कहानियां वो उस समय गांधी को नहीं कर सके। आज नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार होते हुए यदि गांधी को इतना कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में कांग्रेस बल्कि मजाक उड़ाने की कोशिश किया, ये करने के बजाय कि वो गांधी का ही एजेंडा है। जैसा मैंने कहा, यदि महात्मा गांधी के नाम की योजना पर रोजगार देने के लिए बीजेपी उसको अपना हथियार, माने राजनीतिक फायदा उसका उठा सकती है, तो कांग्रेस जो स्वच्छ भारत पे कहती नहीं हम भी झाड़ू लेके चल रहे हैं, हमने उस समय में देखा, एक समय में, जिस समय में हम जब छात्र थे, तो बाकायदा ऐसे गांधी जयंती पर या स्वतंत्रता दिवस पर झाड़ू लेकर के कांग्रेसी, सब पार्टियों के, संघ के लोग भी, सब लोग निकल करके भाई आज गांधी जी की जयंती है, हम लोग सफाई करेंगे। अब चलिए वो कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि न गांधी को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को छोड़, उनको छोड़ दिए, जिन्होंने पीढ़ी, मान लीजिए वो पीढ़ी गांधी को नहीं देखा ना हमने, या इस पीढ़ी ने भी नहीं देखा, सोनिया गांधी ने भी नहीं देखा गांधी को, लेकिन नेहरू को नहीं देखा, इंदिरा गांधी को देखा। इंदिरा गांधी के भी यदि आप उनसे कहते उस सरकार में कि इंदिरा गांधी के जो भाषण हैं क्या वो 10 रुपए में उपलब्ध है, आप बीजेपी की सहज आलोचना कर सकते हैं। संघ, उन्होंने अपनी प्रचार सामग्री, अपने जो विचार हैं, दीनदयाल उपाध्याय के हों, हेडगेवार के हों, संघ के गुरु जी के हों, उसको प्रचार कर, ठीक है 10 रुपए में उपलब्ध है, आप जाइए बाहर मिल जाएगा। इंदिरा गांधी के भी या नेहरू के विचार को उनने कहा इसको 5000 रुपए में छापेंगे ताकि रॉयल्टी किसको मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूं, मेरे पास रिटर्न में इस बातें हैं कि साहब वो रॉयल्टी जो आप यदि उस विचार को न पहुंचाना चाहते हैं न खुद पढ़ना चाहते हैं, वो तो फिर कहीं शोभा बढ़ा देगा ना। 5000 रुपए की किताब आपका वर्कर, जो आप कहते हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, न आपके पास सिद्धांत है, न उस सिद्धांत जो पहले रहे हैं, न उसको प्रचार करने का, अपने खुद के नेता के विचारों को भी आगे बढ़ाने की नहीं है, दूसरे के विचारों पर निगेटिविटी। देखिए ये सही है कि आप सरकार की कमियों पर प्रतिपक्ष फायदा उठा सकते हैं। आज भी मेरा ऐसा मानना है कि जिन मुद्दों को लेकर किसानों का थोड़ा सा हुआ था, दिग्विजय सिंह के स्कूटर पर बैठ करके जो अभी पूछे कभी किया आंदोलन, तो राहुल गांधी गए 1 घंटे के लिए कहीं थोड़ा जेल में फोटो खिंचवा लिया, वो भी किसानों का आंदोलन था, किसानों का, वो तो खाली कुछ चले गए। तो मेरे ख्याल में एक फोटो अपॉर्चुनिटी टाइप आपने करेंगे। आप यदि उन मुद्दों को लेके यदि करें, 77 में अंतुले थे, वसंत साठे थे, शुक्लास थे, एक और बल्कि लाइन में कहना चाहता हूँ, शुक्ला के नाम पे मुझे याद आया, कांग्रेस के जिन लोगों नक्सलियों ने हत्या की, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, कांग्रेसियों को भी शायद नहीं मालूम है, आपका चैनल देखते हो तो पता चल जाएगा। अदीप चौधरी को इंदिरा गांधी के समय, सत्ता के समय में नक्सली अपराध में 2 साल उनको जेल में रखा गया था। वो नक्सली है पुराने, अब उनको ममता बनर्जी जो पुरानी कांग्रेसी तो कम से कम रही, क्योंकि वो अच्छी है खराब है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो लड़ सकते हैं ममता से, इसलिए अदीप चौधरी को आपने लोकसभा में नेता और अपना सबसे बड़ा नेता बना लिया। मनीष तिवारी, जिनके पिता, जिसको कहते हैं कि आतंकवाद से प्रभावित होकर हुई, वो पुराने कांग्रेसी भी रहे, उनको नहीं बनाया। अदीप चौधरी को इसलिए बनाया कि ममता को कैसे बंगाल में काट करके हमारा कर देगी, बीजेपी से भी लड़ाई नहीं उनको। अदीप चौधरी जो नक्सली हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने कभी पढ़ाई नहीं होगा कि नक्सली को हम बना रहे हैं नेता, मेरे सिर पर उसको बिठा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेसियों की हत्या की है।
जी। आप इससे ज्यादा आत्मघाती बन कहते हैं, आप खुद ऐसे किसी आतंकवादी को कल बने। गुलाम नबी आजाद क्यों चिल्ला, एक और लूंगा मैं जी। देखिए क्यों वो आपत्ति कर रहे हैं ये सब लोग। चिदम्बरम साहब क्यों कर रहे हैं मुस्लिम, उनको मुस्लिम से मतलब नहीं है, उनको मतलब यह है कि मेरे मामलों में आप मुझे बुलाएं, मोदी जी या अमित शाह जी या मनोज वर्मा जी, वो कहें आपके मामलों को हम जरा ठंडा रखेंगे, आप इसका विरोध मत करिए। सबके इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं। गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला क्यों हाथ मिलाए हुए? 300 करोड़ रुपया चेक से निकाल करके लेकर रख लिए, केस लेकर के। अब उन मामलों को सरकार दबा दे, जनता चुप हो जाए, पैसे से हम बांट दें, वो पत्थर फेंकवाने के लिए उसी पैसे का। आज यदि वो पैसा रुक रहा है, पत्थर फेंकने वालों के हाथ में न जाए, तो इनको लगता है कि भाई ये हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई आप भी होकर के आए हैं, लोगों के मन में इच्छा है। जो गांव में पंचायतों के लोग हैं, मैं 2 महीने पहले जब गया तो पंचायत के लोगों से मिले, तो वहां तो बहुत लोगों की इच्छा थी। जब ये 370 नहीं हटा था तो पंचायतों में जो पिछले बार चुनाव होने के बाद लोग बड़े खुश थे। श्रीनगर दिल्ली जैसे भारत नहीं है, मुंबई पूरा भारत नहीं है, श्रीनगर ही पूरा कश्मीर नहीं, जम्मू। यदि आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो जम्मू के हिंदुओं के बारे में कौन चिंता करेगा? क्या वो गुलाम नबी आजाद तो कभी श्रीनगर से कितनी बार जीते हैं भाई चुनाव, वो तो जम्मू से जीत के आते हैं। इसलिए ये कहना कि हम उनकी चिंता कर रहे हैं, सही बात यह है कि ये खुद आत्मघाती दस्ते बन रहे हैं या बना रहे हैं संगठन की दृष्टि से, अपनी चिंता कर रहे हैं। अजय जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी बस, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है। तो जिस तरह का हम घमासान देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 3 विधानसभा राज्यों की तैयारी पर भी चर्चा इसमें कि झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्य, पंजाब, वहां पर घमासान मचा हुआ है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरा तीसरा खड़ा हुआ है। नहीं, वही बात है ना कि कांग्रेस कुछ ना तो नेतृत्व तय कर पा रही है, ना नीतियां तय कर पा रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार बनी, हम अगर उसकी समीक्षा करें तो उस समय थोड़ा ट्रैक पर आई थी पार्टी ने पहली बार किसानों का और बेरोजगारी का 2 मुद्दे उठाए थे, और दोनों मुद्दों का नतीजा यह निकला कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन आप झूठे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में आपने जो धारा विधानसभा चुनाव में तय करी थी, उस धारा से ही आप पीछे हट गए, तो आप खड़े नहीं हो सकते। अब इसी तरह इन राज्य चुनावों में भी पार्टी का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा कि मुद्दों पर उनकी राय क्या है। मैं समझता हूं विधानसभा के चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा, जैसा हुड्डा जी ने तय किया है। तो मुझे लगता है कि हुड्डा को उसका बेनिफिट मिलेगा, वोट डिवाइड होगा। जो बीजेपी का जनसंघ का वो हिंदुत्व का वोट है, वो मुझे लगता है क्योंकि हुड्डा ने वही मुद्दे, उन्हीं मुद्दों का समर्थन किया है जिस मुद्दे पर भाजपा समर्थन कर रही है, तो वो वोट डिवाइड हो सकता है। यही रणनीति कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी बनानी पड़ेगी, झारखंड में भी बनानी पड़ेगी। और अगर कांग्रेस रिव्यू नहीं करती अपने आप को और नीतियों पर जो गलत लाइन पर चली हुई है, और पुराने नेता जो मठाधीश बने हुए हैं उनको हटा करके अपने कैडर से बातचीत करके अपनी नीतियों को नए सिरे से रिवाइव नहीं करती, तो उसका बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कांग्रेस के सामने तमाम चुनौती है, नेतृत्व की चुनौती है, विचारधारा की चुनौती है, नीति की चुनौती है, और साथ ही अपने कार्यकर्ता को, जनता को संतुष्ट करने की भी चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच लोकमंच में आज इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।